नमस्कार विद्यार्थियों। हमारे इस वीडियोज के क्रम में अपन ये देख रहे हैं कि भूगोल का नया लेसन प्रारंभ कर रहे हैं, यानी जल संसाधन। मानव जीवन के लिए जल की क्या भूमिका है। ऐसे में अपन जल के बारे में पढ़ेंगे। जल के स्रोत क्या है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है और किस प्रकार से जल का अपन उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें चौथा लेसन अपन लेकर आ रहे हैं, इसका जल संसाधन। जल संसाधन यानी ये जल जो है हमें कहां से किन रूपों में प्राप्त होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मानव की प्राथमिक आवश्यकता यानी वायु के बाद में दूसरी आवश्यकता जल को माना गया है, क्योंकि मानव के श्वास लेने के लिए वायु का, हवा का होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा संसाधन माना गया है जल को, क्योंकि वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही आता है। विश्व के संदर्भ में अगर जल की तुलना करें भारत में, तो विश्व का लगभग 2.4% जो क्षेत्रफल है वो भारत में रह रहा है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्र भारत में है, जिस पर 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, यानी कि धरातल की तुलना में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। और एक बड़ी चीज और आ रही है, वो यह है कि केवल 4% जल पाया जाता है। शुद्ध जल, पीने योग्य जो पानी होता है, वो विश्व के अनुपात में देखा जाए तो भारत के ऊपर है, भारत में जो है ना वो 4% ये जल पाया जाता है। तो ऐसे में वर्षा जल जो है, या जल का जो प्रधान स्रोत है ना, वो वर्षा को माना गया है। वर्षा से पृथ्वी के ऊपर जल आता है। और जल के दो मुख्य स्रोत है, जल के दो स्रोत बताए गए हैं, दो स्रोत। अब इन दो स्रोतों में देखा जाता है तो एक तो आता है धरातलीय जल। धरातलीय जल संसाधन यानी धरातल के ऊपर पाया जाने वाला जल, यानी जो दो स्रोत हैं जल के, जल जो हमें प्राप्त होता है वर्षा से। वर्षा जल का मुख्य स्रोत वर्षा है, लेकिन वर्षा से भी फिर जल प्राप्त होकर हमें धरातल पर दो रूपों में मिलता है, एक तो भूमिगत जल और एक धरातलीय जल। अब अपन धरातलीय जल की बात कर रहे हैं कि धरातलीय जल क्या है, किस रूप में और कैसे हमें प्राप्त होता है। तो पहले तो ये देखना है धरातलीय जल होता क्या है, यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न स्रोतों में मिलने वाला जल ही धरातलीय जल कहलाते हैं। यानी कि धरातल के ऊपर सतह, पृथ्वी की जो सतह है अपने धरातल की, उसके ऊपर जैसे इसके अंदर कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, जैसे नदियां हो गई, नदियां, झरने, तालाब, तलैया, जो छोटे तालाब वगैरह होते हैं, नहरें, इन सब में जो जल हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, धरातलीय जल संसाधन के स्रोत है। इनसे जल हमें मिलता है वो धरातलीय जल में आता है। या अपने सीधी सी बात कहें कि धरातल की सतह के ऊपर जिस भी स्रोत के अंदर, जिस भी संरचना में हमें जल उपलब्ध मिलता है या जल मिलता है, वो धरातलीय जल संसाधन कहलाता है। अब धरातलीय जल संसाधन को अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों में ये पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है कि धरातलीय जल के भी तीन भाग हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। दूसरा भाग है इसमें मध्य नदियां, या मध्य नदियां भी कह सकते हैं, या भूभाग भी अपन कह सकते हैं। और तीसरा है पठारी भाग, पठारी या प्रायद्वीपीय पठारी कह सकते हैं, पठारी प्रायद्वीप की नदियां। ऐसे में जल हमें तीन रूपों में प्राप्त होता है। कौन सा जल, धरातलीय जल। अब इसमें यह देखना है कि भारत में धरातलीय जल का लगभग 60% भाग हमें हिमालय की नदियों से मिलता है। अब हिमालय की नदियों में क्या क्या शामिल होता है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, यानी इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। जैसे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज या सतलुज, ऐसे और भी छोटी नदियां आती है। इसमें हुज्जा हो गई, छोटी छोटी नदियां और भी इसमें शामिल आ जाती हैं। जैसे बराक हो गई, ये इसकी छोटी नदियां हैं। शोक हो गई,
यानी सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। इसके अलावा दूसरा तंत्र आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, अब इस गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, यमुना, भागीरथी हो गई, हुगली। इस यमुना की भी फिर सहायक नदियां होगी, चंबल, केन, बेतवा, या एक इसकी नदी और होगी सोन नदी। यानी ये इसकी सहायक नदियां है ना वो शामिल है। फिर एक नदी और आती है इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी भी सहायक नदियां होंगी दिबांग, सिकांग और लोहित। ये सभी मिलकर भारत के अंदर धरातलीय जल का 60% भाग है ना वो उपलब्ध करवा रही है, यानी हिमालयी नदियों में इसे शामिल किया गया है। अब मध्य नदियां आती हैं। मध्य नदियां धरातलीय जल का 16% जल उपलब्ध करवाती हैं। अब इन मध्य नदियों में कौन कौन सी आती है? नर्मदा हो गई, तापी हो गई और महानदी हो गई। ये मुख्य नदियां हैं, और छोटी नदी धाराएं, सरिताएं छोटी और भी इसमें शामिल होती है, लेकिन ये मुख्य नदी होती है जो धरातलीय जल का 16% जल उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद में एक और आता है प्रायद्वीपीय पठारी नदियां, जो कुल धरातलीय जल का 24% जल उपलब्ध करवा रही हैं। इसके अंदर आ जाती हैं गोदावरी, गोदावरी हो गई, कृष्णा और कावेरी, ये बड़ी नदियां। इसके अलावा इसके साथ कुछ छोटी नदियां और भी शामिल हैं। ये सभी नदियां मिलकर धरातलीय जल का 100% भाग जो है ना वो वहन कर रही है। तो ऐसे में जल संसाधन हमें दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये मुख्य स्रोत तो वर्षा है ही, उसके अलावा उसके दो स्रोत है, धरातलीय जल और भूमिगत जल। भूमिगत जल हमें 3 रूपों में प्राप्त होता है। 60% जो हिमालय से आने वाली नदियां जल उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है, यानी ये नदियां और उसकी सहायक नदियां। मध्य नदियां जो है ना वो 16% जल उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें नर्मदा, तापी और महानदी शामिल है। और दक्षिण भारत की प्रायद्वीप पे जो नदियां हैं वो हमें 24% जल उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां शामिल है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी नदियां भी इसमें शामिल है। तो ये तो हो गया आपका धरातलीय जल संसाधन। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका धरातलीय जल संसाधन हो गया, जो हमें धरातल के ऊपर किसी न किसी संरचना के रूप में है ना वो मिलता है, जिसमें विशेषकर नदियां, झरने, तालाब वगैरह, नहरें वगैरह शामिल होती हैं। यानी धरातल के ऊपर किसी भी संरचना में जो जल पाया जाता है वो धरातलीय जल में शामिल होता है। दूसरा जल संसाधन है इसमें, यह स्रोत है भूमिगत, भूमिगत या भौम जल, भौम जल संसाधन। भूमिगत या भौम जल संसाधन। अब भूमिगत या भौम जल संसाधन क्या होता है? यानी वह जल जो वर्षा ऋतु के दौरान या वर्षा के दौरान धरातल के छिद्रों से, शैल छिद्र वगैरह, रंध्र जो छोटे छोटे चट्टाने वगैरह होती है उनके अंदर से होता हुआ भूमि के अंदर चला जाता है, वो भौम जल संसाधन कहलाता है। जैसे मान लो ये धरातलीय संरचना है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति या मानव वगैरह जो है ना वो रह रहे थे, धरातलीय संरचना हो गई। तो ये यहाँ पर जो किसी न किसी भाग में जल पाया जाता है वो तो धरातलीय जल पाया जाता है, लेकिन इनकी संरचना में वर्षा जब होती है तो उनसे रिसकर जो पानी आता है वो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के शैल रंध्रों में होता हुआ इस भूमि के अंदर चला जाता है। इस क्षेत्र में जो संग्रहित जल होता है वो जल क्या कहलाता है? भूमिगत या भूम जल कहलाता है, यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल। यानी वो जल कहां से आता है कि धरातल की सतह से भूमि से रिसकर धीरे धीरे रिसाव द्वारा जो खोखली संरचनाएं होती है मिट्टी के द्वारा, चट्टानी भागों से रिसकर जो है ना वो भूमि में चला जाता है और भूमि के अंदर प्राप्त होता है। उस जल को अपन
भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कोई कुएं वगैरह बोरवेल खोदकर जो है ना इससे प्राप्त करते हैं, तो वो बोरवेल वगैरह खोदकर इस जल को अपन प्राप्त करते हैं। तो भूमिगत जल को प्राप्त करने के स्रोत कुएं बोरवेल वगैरह होते हैं। और इस भूमि के अंदर जो जल पाया जा रहा है वो भी अलग अलग संरचनाओं में, कई तो अंतर प्रवाहित नदियां भी होती हैं, तो इस सतह के नीचे भी पानी है ना वो बह रहा होता है, कहीं पर संग्रहित है ना वो मिलता है। तो ऐसे में ये जल क्या कहलाता है, भूमिगत या भूमजल संसाधन कहलाता है। लेकिन किसी भी स्थान के ऊपर भूमिगत या भौम जल का संग्रह है, वहां की संरचना के ऊपर निर्भर करता है। और वो भी कौन सी संरचना, धरातल की संरचना। जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी वाली जो धरातलीय भाग है, वहां के वहां की भूमि के अंदर जल जो है ना उसकी मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लगातार पानी वाले क्षेत्र होने के कारण भूमि से लगातार पानी उसमें रिसता रहता है और वहां पर जल स्तर काफी ऊंचा रहता है। राजस्थान जैसे क्षेत्र है वहां पर, या कठोर संरचना वाले जो जैसे पर्वतीय पठारी क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी जल आसानी से कम गहराई में मिल जाता है। लेकिन जहाँ की मरुस्थलीय भाग है वहां पर काफी गहराई में जल मिलता है। तो भूमिगत जल वहां के धरातल की संरचना के ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो भाग थे जिससे हमें जल प्राप्त होता है। इसी क्रम में फिर एक और आता है आपका लेगुन या पश्य जल। ये क्या है? लेगुन या पश्य जल, यानी ये एक झीलें होती हैं। क्या होती हैं? ये झीलें होती हैं। यानी ये समुद्र से एक संकीर्ण स्थलीय पट्टी द्वारा, जैसे मान लो भारतीय संरचना तटीय भाग की अपन ये बात करें, ये भारत का देश है, प्रायद्वीपीय भाग है। तो जैसे मान लो ये तटीय संरचना द्वारा यहाँ पर कोई मलबा वगैरह जो है ना वो जम जाता है, ये पानी जो है ना यहाँ पर भरा हुआ होता है। इस प्रकार की जो झील होती है वो लेगून झील कहलाती है। जो खारे पानी की झीलें होती हैं, ये खारे पानी की झीलें होती हैं, जिसका उपयोग मछली के लिए, मछली पालन, नारियल आदि के लिए है ना वो किया जाता है। यानी यह जल का ऐसा छिछला विस्तार है। लेगुन या पश्य जल एग्जाम में लगभग पूछा जाता है 1 नंबर का। यह है खारे पानी का एक ऐसा विस्तार है जो संकीर्ण स्थलीय पट्टी द्वारा समुद्र से अलग होता है। यानी समुद्र के और स्थलीय भाग के बीच के अंदर एक पट्टी बनी हुई होती है, स्थलीय भाग की पट्टी, और उसके अंदर है ना वो पानी भरा हुआ होता है। जैसे ये इधर वाला पानी का भाग हो गया, इधर वाला स्थल का भाग हो, यहाँ पर पतली पट्टी के रूप में स्थलीय भाग है, उसके बीच में जो पानी पाया जा रहा है वो लेगुन या पश्य जल का पानी जो खारा जल होता है। यानी ये खारे जल का ऐसा छिछला विस्तार है, छिछला का मतलब होता है कम गहरा, जो एक संकीर्ण स्थलीय पट्टी द्वारा समुद्र से अलग होता है। इसका जल खारा होता है, इसमें नारियल वगैरह का उत्पादन होता है, मछली पालन वगैरह, चावल वगैरह का कार्य यहाँ पर किया जाता है। ये आपके केरल वगैरह, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार की झीलें है ना वो देखने को मिलते हैं, जो संकीर्ण स्थलीय पट्टी द्वारा समुद्र से जुड़ी हुई होती है या समुद्र से अलग होती है। तो ये लेगुन और पश्य जल था। अगला पॉइंट आता है आपका जल की मांग व उपयोग। यानी इसके अंदर जल संसाधन में जल की मांग जो है ना वो किस प्रकार से है और इसका उपयोग किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। जल की मांग व उपयोग। जल की मांग व उपयोग। देखो जल की मांग व उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। भारत में कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों का संचालन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ से रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, लगभग तीनों फसलें जो है ना वो प्राप्त होती हैं। वर्ष में 3 फसल ऋतुएं होती है और तीनों में अलग अलग फसल बोई जाती है और वो भारत में उत्पादित होती है। तो ऐसे में फसलों के लिए जल गहनता वाली फसलें भी होती हैं भारत में, कम जल वाले भी होती हैं। तो जल की मांग उसके फसलों के स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है। भारत में कृषि की आय अधिक होने के कारण कृषि के लिए जल की मांग में भी वृद्धि हुई है। तो ऐसे में इसके लिए जल की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे अधिक पानी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा पानी वाली फसलें बोई जाए, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पर गेहूं वगैरह, चावल की फसल बोई जाती है। मेक्सिको की गेहूं की फसल किस्म और चावल की फिलीपींस की किस्म का उत्पादन हरित क्रांति के दौरान से पंजाब, आपका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो वो पानी गहनता वाली फसलें, अधिक पानी की उन्हें आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जल की मांग उसकी
पानी की या जल की मांग सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। और इसका उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों में हो रहा है, तो इसका उपयोग देखें पहले, इसका उपयोग बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय जल का उपयोग किया जा रहा है, बहुउद्देशीय उपयोग होता है। अब देखो बहुउद्देशीय उपयोग किस प्रकार से होता है, जल की मांग या उसका उपयोग कैसे संभव होता है कि जो वर्षा का जल होता है जो व्यर्थ बहता हुआ जाता है, अपन देखते हैं वर्षा हो रही है, घरों पे वर्षा गिरी है, कहीं पर भी वर्षा हुई, पानी व्यर्थ बहता हुआ समुद्रों में, नदी नालों से होता हुआ समुद्रों में चला जाता है, या कहीं कहीं आसपास की जो खाली भूमि होती है, जो खड्डे बने हुए होते हैं वहां पर एकत्रित हो जाता है, वो वहीं पर भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ऐसे में इस जल का उपयोग अगर व्यवस्थित किया जाए तो उससे काफी हद तक हमारे जल की मांग की पूर्ति हो सकती है। तो इसका बहुउद्देशीय उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि नदी नालों से व्यर्थ बहता हुआ जो पानी होता है उसके लिए मार्ग में बांध बनाए जाने चाहिए, बांध बनाए जाने चाहिए, और उस बांध से फिर विद्युत का उत्पादन किया जाना चाहिए, विद्युत उत्पादन। पहले अपन लिख लेते हैं, फिर एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे। विद्युत का उत्पादन होना चाहिए, फिर ये कृषि के लिए काम में लिया जाना चाहिए, पेयजल के लिए भी काम में लिया जाता है, परिवहन के लिए भी काम में लिया जाता है, उद्योगों के लिए काम में लिया जाता है, मनोरंजन के लिए भी काम में लिया जाता है। अब देखो इसका उपयोग बहुउद्देशीय उपयोग हो गया। यही पानी अगर वर्षा होती, ये पानी नदी नालों से होता हुआ बहकर जाता, लेकिन अपन ने उसके मार्ग में बांध बना दिया। जब बांध से उस पानी को रोक लिया गया तो बड़ी एक झील का निर्माण हो गया, ठीक है। अब उस झील के किनारे पर अपन ने टरबाइन लगाकर उससे विद्युत उत्पादन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बांध बना लिया, बांध से अब ये पानी गिरवाकर अब टरबाइन पर अपन पानी गिरवाएंगे तो यहाँ से विद्युत का उत्पादन करेंगे, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। जैसे यहाँ पर पानी गिरेगा, नहरें वगैरह निकाल कर उस पानी का उपयोग सिंचाई क्षेत्रों में कृषि के लिए है ना वो निकाल दिया जाता है, या पेय जल के रूप में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर झील वगैरह बन गई तो वहां पर परिवहन के लिए, परिवहन का भी उपयोग हो सकता है। वहां पर नदियां आएंगी, नदियां आकर झीलों में आ रही हैं, उसमें उपयोग हो सकता है। इस पानी का उपयोग अपन उद्योगों के लिए भी कर सकते हैं, तथा मनोरंजन के लिए भी। झीलें वगैरह बन गई तो वहां पर लोग घूमने फिरने, बांध बन गया वहां पर बोटिंग वगैरह करने के लिए, तो लोग घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अपन बांध नहीं बनाते तो ये पानी सीधा नदियों से बहता हुआ समुद्र में जाकर वो पानी भी खारा हो जाता। तो ऐसे में इसका उपयोग, जल का उपयोग बहुउद्देशीय है ना वो किया जाना चाहिए। अब जल की मांग देखते हैं अपन। जल की मांग सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। अगर अपन ज्यादा पानी वाली फसलें बो रहे हैं तो उसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो उसकी मांग ज्यादा होगी। कम पानी वालों के लिए उसकी मांग कम होती है। तो ऐसे में अभी अपन ने जल के दो स्रोत पढ़े थे, भूमिगत और धरातलीय। तो सबसे पहले अपन धरातलीय जल की बात कर रहे हैं कि धरातलीय जल की मांग जो है ना वो किस प्रकार होती है, यानी कि किस प्रकार से धरातलीय जल की मांग है ना वो बढ़ जाती है। तो ये धरातलीय जल की मांग को अपन एक चार्ट के माध्यम से देखो शो कर रहे हैं। जैसे मान लो ये अपना भूमि 100% जल है, इस जल का अपन लगभग 89% भाग, धरातलीय जल होता है ना उसका 89% भाग है ना वो कृषि के काम में लिया जाता है, ठीक है। 2% जो भाग है वो उद्योगों में काम में लेते हैं, और 9% जो भाग है उसको घरेलू कार्यों में उपयोग में लिया जाता है, घरेलू कार्यों में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से धरातलीय जल का उपयोग है ना वो अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी मांग बढ़ रही है। फिर देखते हैं भूमिगत, भूमिगत जल। इस भूमिगत जल को भी इसी प्रकार से अपन एक ड्रॉ करके देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये 100% जल है, इसका लगभग 92% भाग कृषि कार्यों में होता है। यानी भूमि के अंदर से अपन पानी निकाल रहे हैं, चाहे वो नलकूप से निकालो या कुएं वगैरह खोद कर निकालो, तो ज्यादातर अपन इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उसी में ज्यादा पूंजी खर्च करके पानी निकालते हैं। तो भूमि से पानी निकालना काफी ज्यादा खर्चीला होता है, तो ऐसे में ज्यादातर अपन कृषि के लिए भूमि से पानी निकालते हैं। फिर इसमें देखा जाएगा तो 5% जो भाग है वो उद्योगों के लिए है, औद्योगिक क्रियाओं के लिए काम में लेते हैं, और जो 3% जो भाग है वो घरेलू कार्यों में लेते हैं। तो ऐसे में ये जो भाग है भूमिगत जल का है, भूमिगत जल में ज्यादातर उपयोग कृषि कार्यों में होता है, फिर उद्योगों में, और फिर घरेलू कार्यों में। कि कोई शायद ही बहुत कम क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपने खुद के पर्सनल घरेलू कार्यों के लिए अपन
ट्यूबवेल, बोरवेल, कुएं वगैरह खोदते हैं, क्योंकि आप घरेलू कार्यों में यानी नहाने धोने पीने के लिए जो पानी होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है जितना वो हमारे लिए उपयोग योग्य नहीं रहता है। धरातलीय जल का भी ज्यादातर उपयोग घरेलू कार्यों में होता है 9%, उद्योगों में कम होता है और कृषि कार्यों में भी सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे में जल की जो मांग है, वो जल की मांग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जल की मांग होती है। जैसे धरातलीय जल की देखेंगे तो कृषि में 89% है, घरेलू में 9% है और 2% उद्योगों में। लेकिन भूमिगत जल का देखेंगे तो 92% कृषि कार्यों में आ रहा है, 5% उद्योगों में और 3% घरेलू कार्यों में आ रहा है। और इसका उपयोग अपन इस प्रकार से बहुउद्देशीय योजनाओं के आधार पर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जल की मांग और आपका उपयोग हो गया है। अगला पॉइंट आ रहा है अपने इसी में, क्योंकि आज इस भीड़-भाड़ भरी जिंदगी के अंदर अभी अपन ने बात की कि विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत में, जिस पर 17% जनसंख्या निवास कर रही है, लेकिन शुद्ध जल का मात्र 4% भाग ही पाया जाता है। इसके लिए कई कारण हैं कि जो ज्यादातर कम भाग पाए जाने का मूल कारण क्या है? जल का प्रदूषित होना। मानव अपने भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं के कारण इन जल स्रोतों को प्रदूषित कर देता है, और जब जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं तो पीने योग्य जो पानी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। पीने योग्य पानी क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। शुद्ध जल हमें बहुत कम मिल पाता है। अब जब कोई जल स्रोत में अगर गंदा पानी आकर मिल जाता है तो उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। जल ह्रास भी अपन इसे कह सकते हैं, या अपन एक सीधे तौर पर देखें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जल के गुणों का ह्रास। जल के गुणों का ह्रास ह्रास या अपन ये भी कह सकते हैं कमी। जल के गुणों का ह्रास भी कह सकते हैं या अपन कमी भी बता सकते हैं। अब जल के गुणों की कमी या ह्रास क्यों होता है? अभी कहा कि ज्यादातर जल स्रोत है लेकिन वो खुले में है। कोई भी भारी पदार्थ आकर उसमें जल में मिलते ही उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। देखो सबसे पहले तो अपन इसमें ये देखेंगे कि जल के गुणों का ह्रास होता क्या है। यानी कोई भी अनावश्यक पदार्थ जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी अनावश्यक पदार्थ जब आकर जल में मिल जाता है या जल में घुल जाता है, जैसे वो जल में मिलेगा घुलेगा, उस जल की गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी, और उस जल की गुणवत्ता का नष्ट होना ही जल ह्रास कहलाता है, जल की कमी कहलाती है। जैसे कोई जल स्रोत है, उसमें पानी भरा हुआ पीने योग्य पानी है, लेकिन उसमें कोई गंदा पानी आकर मिल गया और उसका गुणवत्ता नष्ट होगी, उसको अपन पीने के काम में नहीं लेते। इसमें ज्यादातर क्या शामिल होता है? औद्योगिक अपशिष्ट शामिल होता है इसमें। एक तो औद्योगिक अपशिष्ट, दूसरा होता है घरेलू अपशिष्ट, तीसरा होता है कृषि अपशिष्ट। ज्यादातर देखा जाए तो ये ही कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से जल स्रोत जो होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं के कारण, जो जल स्रोत होते हैं ना वो प्रदूषित हो जाते हैं, या अपन ये कहें कि इन्हीं के कारण ज्यादातर जल प्रदूषित हो जाता है। अब जल प्रदूषित होने के भी देखो कई कारण इसमें सामने आते हैं कि सबसे बड़ा जो मूल कारण है, वो सबसे बड़ा मूल कारण आ रहा है औद्योगिक अपशिष्ट। यानी उद्योगों से निकलने वाले जो कई अपशिष्ट या जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कीटनाशक वगैरह हो गए, रासायनिक उर्वरक वगैरह हो गए, केमिकल वगैरह जो आ जाते हैं, वो अपन उद्योगों में बनाते, उद्योगों में काम में लेते हैं। तो ऐसे में वो क्या होते हैं कि उद्योगों में अपशिष्ट पदार्थों को पानी के द्वारा बहाकर सीधे नदी नालों में डाल दिया जाता है, और वो जल स्रोत में मिलने से उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। अगला भाग आ जाता है घरेलू अपशिष्ट। घरेलू कार्यों में उपयोग में लिया जाने वाला, तो जैसे मान लो अपन देखते हैं घरों में साफ सफाई के दौरान, कपड़े धोने के दौरान, नहाने धोने के दौरान किचन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो होते हैं, उन सबको अगर जल स्रोतों में डाल दिया जाता है तो वो भी प्रदूषित हो जाएंगे। और कृषि अपशिष्ट यानी कि कृषि क्रियाओं में या कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो भी अपन रासायनिक उर्वरक कीटनाशक पदार्थ काम में लेते हैं, वो क्या होते हैं, उसका कुछ अवशेष मृदा में शेष रह जाता है, मृदा के कणों में मिल जाता है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद वो पानी के साथ बहकर चला जाता है,
और पानी के साथ बहकर कहीं ना कहीं जल स्रोत में वो जरूर जाएगा और उस जल स्रोत को प्रदूषित कर देता है। तो ऐसे में ये कारक होते हैं, वो जल की गुणवत्ता में कमी लाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा अनावश्यक पदार्थ जो जल में आकर मिल जाता है और उसके मिलने से जल की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, वो जल के गुणों का ह्रास कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास 2 गिलास उपलब्ध है, दोनों गिलासों में शुद्ध पानी है, पीने योग्य पानी है, प्योर पानी है, और उसमें अगर एक में अपन ने कोई कचरा गंदगी मिला दी, तो आपको कहा जाता है कि लीजिए साहब, आपके पानी सर्वे किया जाता है कि लीजिए पानी पीजिए। तो आप जो है ना वो शुद्ध पानी वाला गिलास उठाओगे, क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता आपको दूर से दिखाई दे रही है। जो एक गिलास बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है, प्योर दिख रहा है, दूसरे में अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए, यानी गंदा हुआ, यानी पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी गुणवत्ता में कमी है, और गुणवत्ता में कमी हो गई, इसका मतलब वो अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे में जल के गुणों की कमी का ह्रास हो जाता है। इसी के बाद में अगला पॉइंट और आता है आपका जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण और प्रबंधन इस प्रकार से, अब जैसे अगर इसी प्रकार से जल प्रदूषित होता रहा, अगला पॉइंट है जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण और प्रबंधन, अगर इसी प्रकार से जल प्रदूषित होता रहा तो आने वाले समय में अगर देखा जाएगा, आने वाले समय में अगर देखा जाएगा तो जल की कमी बहुत महसूस हो जाएगी। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा जल के गुणों का ह्रास, कोई भी अनावश्यक पदार्थ आकर उसमें मिलेगा और उसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देगा। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? जल का संरक्षण जरूरी है और उसका प्रबंधन करना है। कोई भी अनावश्यक पदार्थ को जल में घुलने या मिलने से बचाया जाना, वो तो उसका संरक्षण कहलाता है। और ये कैसे किया जाए, वो उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन कहलाता है। ऐसा अगर संभव होगा तो ही आज मानव की प्राथमिक आवश्यकता जिसे कहा जाता है जल, उसकी पूर्ति हो पाएगी। नहीं तो आज धरातल के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के ढेर लगे हुए होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु होती है, वो वर्षा के साथ बहकर नदी नालों से होते हुए सीधे कहीं ना कहीं जल स्रोतों में चले जाते हैं और वो जल को प्रदूषित कर देते हैं। आज अपन देखते हैं पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में इतनी ज्यादा औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होता है कि उनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जल स्रोतों में डाल दिया जाता है। और आज सबसे ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है वहां के लोग, क्योंकि प्रदूषित जल पीने के लिए वो मजबूर हैं। अगर अपन शुद्ध जल भी ला रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल्स वगैरह रह जाते हैं जो उसे प्रदूषित बनाए हुए रखते में भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में वो काफी ज्यादा हानिकारक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि जल संरक्षण, जल का संरक्षण करना चाहिए और उसका प्रबंधन किस प्रकार से करें। जल का संरक्षण देखो कब संभव होगा? वर्षा की बूंद के धरातल पर गिरने के साथ ही जल का संरक्षण संभव हो सकता है। जैसे वर्षा की जल बूंद धरातल पे गिरती है, उसके साथ ही उसका संरक्षण होना जरूरी है। देखो ज्यादातर वर्षा जल संग्रहण की कई विधियां भी प्रचलित है। आज सरकारें भी आ रही हैं आगे और वर्षा को संग्रहित, जल को संग्रहित करने की योजनाएं बना रही हैं। छतों से सीधे पाइपलाइनों द्वारा अंडरग्राउंड टैंक बनाकर उस पानी को उतारा जा रहा है। छत की सफाई कर दी जाती है वर्षा ऋतु से पहले और पूरी वर्षा ऋतु का पानी उसमें उतार लिया जाता है। तो ऐसे धरातल पर वर्षा की बूंद गिरने के साथ ही जल का संरक्षण संभव हो पाता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि जितने भी जो मार्ग होते हैं, या सबसे बड़ी बात तो यह है कि जल संरक्षण की नीति का कठोरता से पालन करना। जल संरक्षण की नीति का कठोरता से पालन करना, कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं। जल संरक्षण की नीति का कठोरता से पालन करना। जल संरक्षण की नीति का कठोरता से पालन करना। दूसरा आ जाता है इसमें रास्ते में, रास्ते को दुरुस्त करना, ऐसे कर सकते हैं, रास्ते को दुरुस्त व कठोर करना। तीसरा आ जाता है जल संग्रहण के ढांचों की नियमित साफ सफाई करना। अगला आ जाता है कि छोटी नदियों को, छोटी नदियों को आपस में जोड़ना। छोटी नदियों को आपस में जोड़ना। अगला आता है
बाढ़ के जल का नियंत्रण, बाढ़ के जल का नियंत्रण। अगला आता है जन सहभागिता के साथ, जन सहभागिता के साथ जन चेतना, जन चेतना का प्रसार, जन चेतना का प्रसार। अगला आता है भूमिगत जल का, भूमिगत जल का पुनर्भरण, भूमिगत जल का पुनर्भरण। इसके अलावा और जो सबसे बड़ी चीज जो आ रही है वो है जल का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग। यानी अपन ये 8-10 पॉइंटों के माध्यम से अपन इस चीज को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपन जल का संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं। अब इन पॉइंटों को थोड़ा समझने की अपन कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि जल संरक्षण की नीति का कठोरता से पालन करना, यानी जल को संरक्षित करने के लिए जो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन नीतियों का कठोरता से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी सरकार ने नीति बना दी, नीति धरी की धरी रह गई, अपन जल को संरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अगर नीतियां बनाई गई हैं तो उनका एक व्यवस्थित पालन करना चाहिए। फिर है रास्ते को दुरुस्त व कठोर करना। ज्यादातर अपन देखते हैं कि रास्ते ज्यादातर उबड़ खाबड़ और कच्चे रास्ते होते हैं, तो ऐसे में वर्षा का जब पानी आ जाता है तो जगह जगह रास्तों में वो पानी भर जाता है। देखते हैं अपन गाँव वगैरह में ऐसे जगह जगह रोडों के आस सड़कें जो होती है उनके आसपास पानी भरे हुए होता है। तो ऐसे में उनकी उस मार्ग को दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि वो कठोर और व्यवस्थित होना चाहिए। नालियां बनी हुई होनी चाहिए कि वो किसी न किसी जल स्रोत में जाकर गिरे, तो उसको दुरुस्त और कठोर करना। फिर है जल संग्रहण के ढांचों की नियमित साफ सफाई करना। जल संरक्षण के जो ढांचे होते हैं, जो भी अपने संरचनाएं बना रखी हैं, उनकी वर्षा ऋतु से पहले नियमित सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के जल के साथ बहकर कुछ कचरा वगैरह मिट्टी वगैरह आकर वो जल स्रोत में भर जाती है और उसको भर देती है, यानी वो कम गहरा हो जाता है। तो उसकी मिट्टी निकाल कर उसकी गहराई करनी चाहिए ताकि उसमें से ज्यादा पानी जो है ना वो भरा जा सके। फिर छोटी नदियों को आपस में जोड़ना। कुछ नदियां क्या होती हैं कि छोटी होती हैं तो वो थोड़ी दूर पानी जाने के बाद में है ना वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर छोटी छोटी नदियों को अपन आपस में जोड़ देंगे तो वो नदी दूर तक जाएगी और दूर तक वो पानी लेकर जाएगी। इसके बाद में और आता है बाढ़ के जल का नियंत्रण, यानी बाढ़ के जल का नियंत्रण। वर्षा ऋतु के दौरान जब बाढ़ वगैरह आती है तो बड़े पैमाने पर अपर्दन वगैरह करती है, ज्यादा दूर तक उस पानी का जो है ना वो बहाव होता है। तो ऐसे में बाढ़ के दौरान उनके रास्ते में बांधों का निर्माण करके अपन उस बहते पानी को रोक सकते हैं और उसका उपयोग अपन बहुउद्देशीय कार्यों में कर सकते हैं। जो अपन उससे पहले जो बहुउद्देशीय उपयोग पड़े ना जल की मांग और उपयोग में, ऐसे उसका बहुउद्देशीय उपयोग किया जा सकता है। जन सहभागिता के साथ जन चेतना का प्रसार। जन सहभागिता, लोगों का सहयोग लेकर अपन वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं या जल को व्यर्थ बहने से रोक सकते हैं ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो वर्षा के जल को रोककर अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकता है। फिर है भूमिगत जल का पुनर्भरण। भूमिगत जल यानी वर्षा ऋतु के जल को अगर अब बहकर जा रहा है तो उसे दूर स्थानों पर अगर अपन नहीं भेज पा रहे हैं तो जितने भी हमारे पहले के कुएं, नलकूप, बोरवेल वगैरह जो खाली पड़े हैं उनको अपने गांव से निकलने वाले पानी को उसमें मोड़ देना चाहिए ताकि वो कुएं, बोरवेल वगैरह भर जाएंगे और वो उसमें पानी का रिसाव होगा और भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा। या आसपास में कोई और सुचारू रूप से संचालित अगर बोरवेल वगैरह, कुआं वगैरह है तो उसमें वो पानी का संचार हो जाएगा और पानी की पूर्ति की जा सकती है। फिर है जल का विवेकपूर्ण उपयोग। सबसे इन बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मानी जाती है तो वो यही है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग। अगर आज अपन पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उसका विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण का मतलब होता है मितव्ययता से, बड़े आराम से, वेस्ट होने से उसे बचाया जाना चाहिए। हमारी आवश्यकता के अनुसार ही उस पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यानी कि जल संरक्षण की ये सबसे उत्तम विधि मानी जाती है और ये जल संरक्षण के पहलू है और इनको व्यवस्थित रूप से कार्य करना ही उसका ये प्रबंधन कहलाता है, क्योंकि एक अच्छे मैनेजमेंट, एक अच्छे प्रबंधन के तहत अपन उस कार्य को कर सकते हैं ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो ध्यान रखना, जल है तो कल है, क्योंकि जब तक अपन जल को संरक्षित नहीं करेंगे और वो वर्षा जल के साथ ही होना संभव है तो हमारा भविष्य संरक्षित है, नहीं हमारे भविष्य जो है ना वो काफी कष्टपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज जल के अंदर बहुत से अपशिष्ट पदार्थ आकर मिल रहे हैं और जो उसे
काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और एक जल है तो कल है, यानी जल है तो कल है की सहभागिता के साथ ही जल है तो कल है, क्योंकि बिना जल के हमारा भविष्य नहीं है, और बिना जल के हम हमारे किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा अब कौन-कौन सी कुछ राज्यों के द्वारा, राज्यों की जो सरकारें वगैरह है, क्योंकि इसी जल है तो कल है की नीति के तहत ही अगर अपन कार्य करेंगे तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ऐसे में कई राज्य सरकारें ऐसे भी हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से वर्षा जल को संग्रहित करके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे राज्य कौन से हैं, उनके बारे में अपन अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए तथा वर्षा के जल को, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, और से अधिक वर्षा ऋतु को संग्रहित करने की व्यवस्था करें तथा जल को अपशिष्ट, अपव्यय होने से बचाएं, गंदा होने से पानी को है ना वो रोकें। धन्यवाद।